हेलो बेटा, कैसे हाल है? सो 12th बोर्ड का जो हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब एनसीईआरटी के यूनिट के हिसाब से अगर बात करें तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जिसमें हमने कैपेसिटर को भी कवर कर लिया था, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न समझ में आ गया है। पैटर्न ये है कि हम पिछले 5 साल के जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उनको कवर करते हुए चलेंगे, एक एक चैप्टर को लेकर के चलेंगे और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में उनको हम डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन का पार्ट भी है, उसमें न्यूमेरिकल भी है, एमसीक्यू भी है, तो एग्जैक्टली अपन को पता लग जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। और हमने कोशिश की है कि उसमें यह भी मेंशन करके बताएं कि किस तरह से उसके आंसर्स लिखने हैं, मतलब किस तरह से उन चीज़ों को प्रेजेंट करना है, और उसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है वो भी अपन ने वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। उसी सीक्वेंस में आज आगे बढ़ते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बात करते हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कहानी यहां पर लिख भी रखी है। क्वेश्चन ये कहता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इन द टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में। ठीक है, किस तरह से हम उसको डिराइव करेंगे, पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर मैं थोड़ी सी बात कर लूं, आगे के क्वेश्चन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो एक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज जीरो। उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन की वजह से एवरेज वेलोसिटी जीरो आती है। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल एंड की तरफ भागते हैं, भागते हुए उन इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी हो सकता है, चार्ज के साथ भी कॉलिजन हो सकता है। कॉलिजन की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर के हाई पोटेंशियल एंड की तरफ भागता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। ऐसी सिचुएशन में हम एक एवरेज वेलोसिटी पे बात करते हैं जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मींस हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब। अब उसका डेरिवेशन क्या है, लेट v बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ l, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ये लैंग्वेज हमें एग्जाम में लिखनी होगी, इसलिए पूरा लैंग्वेज की फॉर्म में यहां पर लिख करके बताया है। एल लेंथ का मेरे पास में एक कंडक्टर है जिसके एंड्स के अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इक्वल्स टू v अपॉन l। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। यहां फिगर में शो भी कर रखा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। Since the charge on the electron is negative and each free electron in the conductor experiences a force, तो हर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो F equals to minus E into E, where small e is the charge on the electron। यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो F equals to ma का फॉर्मूला है, तो F equals to ma that is equals to minus E। यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया तो इतना मिला, दैट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लूंगा तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। ये चीज आप यहां पर मेंशन कर देना कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, उसके बाद में मेंशन कर देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, final velocity is the drift velocity, so vd equals to 0 प्लस एक्सीलरेशन की जगह आ जाएगा माइनस e अपॉन m और साथ में आ जाएगा टो। टो को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज होती है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, कोलिजन करता है, फिर कोलिजन के बाद में मोशन करता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, वो रिलैक्सेशन टाइम भी डिफर करता है। कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स के लिए रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू सेम नहीं आती, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहां पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेकर के चलते हैं, तो ये भी एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि भाई जितनी भी कॉलिजन हम कंसीडर कर रहे हैं उन सारे कॉलिजन्स के लिए हमने रिलैक्सेशन टाइम देखे क्या क्या मिले सबको ऐड करके, और जितने भी नंबर ऑफ कॉलिजन है
उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया। तो यहाँ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आया, यहाँ पर एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो डेफिनेशन अभी अपन ने डिस्कस कर भी ली थी, यहाँ भी वो डेफिनेशन मेंशन है, उसको रिपीट कर देता हूँ। It is defined as the average velocity with which the free electrons in a conductor get drifted towards the positive end of the conductor. Positive end मतलब high potential end. Under the influence of an electric field applied across the conductor, it is denoted by Vd. The drift velocity of electron is of the order of 10 raised to power -4. ये डेटा याद रख लेना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो 10 raised to power -4 मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत कम होता है बेटा। ठीक है, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन एक पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखा है फिगर शोज वेरिएशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू कॉपर वायर्स। मेरे पास में दो कॉपर के वायर हैं ए और बी, उन दोनों के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ बनाया ऑफ डिफरेंट लेंथ, दोनों की लेंथ में डिफरेंस है वर्सेस द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देयर एंड्स। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ग्राफ प्लॉट किया ए और बी के लिए। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट। लाइन का जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले मुझे वी और वी का रिलेशन चाहिए बेटा, रिलेशन के बेसिस पर ही मुझे स्लोप वाली बात समझ में आएगी। अगर मैं वी का एक्सप्रेशन देखूं तो -e टो अपॉन m इंटू ई, जो अभी हमने डिस्कस किया भी था, Vd इक्वल्स टू -e टो अपॉन m, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं V अपॉन L। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, L इज द लेंथ। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की लेंथ डिफरेंट है, A और B दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो Vd इक्वल्स टू -e टो अपॉन mL इंटू में V आ गया। Vd और V दोनों के बीच में ये रिलेशन आ गया। अब यहां से अगर मैं रिलेशन चेक करूं तो Vd प्रोपोर्शनल टू V कह सकता हूं। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वो बात तो क्वेश्चन ने भी कर दी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया। स्लोप कैलकुलेट करना है तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखूं तो y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है जनरल इक्वेशन। इसका मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में जो ये स्लोप है, इसका मतलब यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये स्लोप है, तो स्लोप विल बी इक्वल्स टू -e टो अपॉन ml। ठीक है, माइनस तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए काम में आया है, कंफ्यूज मत होना। आप ये सोचेंगे कि सर यहाँ पर स्लोप फिर नेगेटिव आना चाहिए था। माइनस रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। यूं अगर मैं बात करूं तो मैं इसको प्लस कर सकता हूं, तो ई टो अपॉन ml। तो स्लोप इस चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसमें ई टो अपॉन m, अगर याद हो तो इसको हम कहते हैं मोबिलिटी, और अपॉन में आ गई है लेंथ। सो दैट इज मोबिलिटी पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब स्लोप रिप्रेजेंट करता है मोबिलिटी पर यूनिट लेंथ को। सेकंड पार्ट क्या कहता है, विच वन ऑफ द टू वायर्स इज लॉन्गर। दोनों में से कौन से वायर की लेंथ ज्यादा आ रही है। ठीक है, स्लोप से चेक कर लेते हैं। ए और बी के स्लोप की बात करें तो ए के लिए एंगल θ1 आ गया, बी के लिए एंगल θ2 आ गया। θ1 ग्रेटर देन θ2, tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, इसका मतलब स्लोप फॉर ए इज ग्रेटर देन स्लोप फॉर बी, और ए के लिए स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू ए के लिए ज्यादा है। अब इसमें ई टो अपॉन m, ये तो ए और बी दोनों के लिए सेम, इसका मतलब जिसके लिए स्लोप की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए लेंथ कम है। ए के लिए स्लोप ज्यादा है, बी के लिए स्लोप कम है, तो ए के लिए लेंथ कम है, बी के लिए लेंथ ज्यादा है। सो विच वन ऑफ द टू वायर्स इज लॉन्गर, तो लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बी की लेंथ ज्यादा होगी ए के कंपैरिजन में। ठीक है, कहानी पूरी समझ में आई। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो तीन पार्ट थे, एक तो डेफिनेशन और दो पार्ट हैं ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A steady current flows through a metallic wire. Steady current का मतलब करंट की वैल्यू हो गई कांस्टेंट। स्टेडी करंट तो मैंने I की वैल्यू को कांस्टेंट कह दिया। Flows through a metallic wire whose area of cross section A
इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि वायर कुछ इस फॉर्म में होगा और करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अदर एंड. द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ A कैन बी शोन, मतलब मुझे Vd और A का रिलेशन चाहिए. I की वैल्यू कांस्टेंट है, I और Vd में रिलेशन होता है I इक्वल्स टू NaE/Vd. तो यहां से अगर मैं देखूं तो Vd इक्वल्स टू I अपॉन NaE. I की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, मतलब Vd प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A. इसका मतलब Vd और A का जो रिलेशन है वो हाइपरबोलिक रिलेशन है, तो Vd और A का जो ग्राफ आएगा वो हाइपरबोलिक आएगा, मतलब ये आंसर हो गया. सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स X एंड Y ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, रो फॉर X इक्वल्स टू रो फॉर Y दैट इज इक्वल्स टू रो लेट, दोनों के लिए सेम हो गया. एंड ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ ऑफ X इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ Y इक्वल्स टू L, अगेन लेट, ठीक है. Having area of cross section A and 2A respectively, area of cross section for A is A and area of cross section for Y is 2A, clear, are connected in parallel across an ideal battery of EMF E. दोनों वायर्स को, एक वायर X है दूसरा वायर Y है, दोनों को E वोल्ट की बैटरी के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. What is the ratio of current density? करंट डेंसिटी का दोनों के लिए रेशियो कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों सेम मटेरियल के, मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ भी दोनों की सेम दी हुई है, X का क्रॉस सेक्शन A है, Y का क्रॉस सेक्शन 2A है, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है E वोल्ट की बैटरी से. करंट डेंसिटी का रेशियो चाहिए, ठीक है. सॉल्व करने से पहले एक बात बता दूं बेटा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कई बार जो हमें फॉर्मूला यूज में लेना होता है वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हमें यूज में लेना होता है. मतलब फॉर्मूले के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक थंब रूल है कि मैंने 4 फॉर्मूले याद रख रखे हैं और उनमें से कोई एक फॉर्मूला ही मैं अप्लाई करूंगा. जरूरत के हिसाब से मैं एक फॉर्मूले से दूसरे में वैल्यू पुट करके कोई एक फॉर्मूला बना सकता हूं. देखना ही होता है कि क्वेश्चन में क्या तो इंफॉर्मेशन गिवन है और मुझे क्या चीज कैलकुलेट करनी है, इस पे डिपेंड करता है. अब जैसे करंट डेंसिटी की बात हो रही है और ये सारी इंफॉर्मेशंस मुझे दे रखी है, ठीक है. तो करंट डेंसिटी में कैसे कैलकुलेट करूंगा, J इक्वल्स टू I अपॉन A, करंट अपॉन एरिया. लेकिन करंट पे बात नहीं हो रही है, ठीक है ना. रेजिस्टिविटी, लेंथ, क्रॉस सेक्शन, अब ये तीन चीजें देख करके मेरे दिमाग में आता है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A. अब मैं आपको ये वो चीज बता रहा हूं जो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में आपके माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए कि यार बात तो इन तीन चीजों की चल रही है और इन तीनों चीजों से तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है. तो यार इस करंट को है ना रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं. रेजिस्टेंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि J इक्वल्स टू I को कर दिया V अपॉन R और इनटू में ये A कर दिया. अब इससे दो फायदे हो गए, एक तो रेजिस्टेंस वाली बात आ गई, दूसरा जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के लिए सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है. तो V की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो गई. इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, J इक्वल्स टू V अपॉन R को लिखा है रो L अपॉन A और अपॉन में A तो है ही, A से A कैंसिल हो गया. मेरे पास में J का एक फॉर्मूला बन गया V अपॉन रो L. यहां पर V की वैल्यू E के इक्वल होगी जो दोनों के लिए सेम है. अब मैं करंट डेंसिटी के रेशियो पे बात करूं X के लिए अपॉन Y के लिए, दैट इज इक्वल्स टू V दोनों के लिए सेम हो गया, रो दोनों के लिए सेम है, कुल मिलाकर के बात केवल इसकी बच जाती है. तो Jx अपॉन Jy लूंगा तो Ly अपॉन Lx आएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा. और Ly अपॉन Lx, अरे दोनों की लेंथ भी सेम दी हुई है भाई साहब, तो ये भी इक्वल है तो ये भी कैंसिल हो गया. कुल मिलाकर के ये पूरा कांस्टेंट हो गया. मैं सोच रहा था कि लेंथ में डिफरेंस है, लेंथ भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, J की वैल्यू सेम है, तो रेशियो 1:1 आएगा. ठीक है, तो अब इसमें कोई थंब रूल नहीं है, J का ये फॉर्मूला बन गया. तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला तैयार करना है कि इसमें वो क्वांटिटीज आ जाए जिन क्वांटिटीज की क्वेश्चन में बात चल रही है. तो अब मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन चाहिए। चलो पहले पार्ट्स में बात कर लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में से कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ and unit area of cross section of the material of the conductor. What does it mean? Definition हम बनाते कहां से हैं इसकी? R equals to rho L upon A, rho equals to R A upon L। तो हमने L की वैल्यू को 1 किया, A की वैल्यू को 1 किया, तो rho equals to R आया। ठीक है, अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, फिर डेफिनेशन प्रॉपर बना लेंगे। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी अगर वायर की लेंथ 1 हो और उसका क्रॉस सेक्शन 1 हो। तो ध्यान से अगर देखें तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया दोनों मेंशन है। अब अगर मैं इसके बेसिस पर इस डेफिनेशन को पढ़ूंगा तो मुझे इस डेफिनेशन को कोई स्पेशली याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां से डेफिनेशन बन जाएगी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस फॉर द यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। वही कहानी यहां लिखी हुई है, इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया। फॉर्मूला आता है 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो रो का फॉर्मूला बना m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सेकंड पार्ट में शायद इससे रिलेटेड कुछ बात है। Why does resistivity of a metal increases with temperature whereas in case of a semiconductor it decreases? मेटल या कंडक्टर के केस में अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, बट सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। उसका क्या रीजन है? पहले मैं रेफरेंस की बात कर दूं कि एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और वही कहानी यहां पर लिखी हुई है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर चेक कर लेना। रो इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और टो है रिलैक्सेशन टाइम। यही दो फैक्टर हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मेटल के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारा है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मेटल के लिए बात कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो हीट की फॉर्म में एनर्जी मिली। एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फास्ट हो जाएंगे, तेजी से भागेंगे। इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएंगे तो उनके कॉलिजन जल्दी जल्दी होंगे। जल्दी कॉलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम आएगा। रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू अगर कम होगी तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ये तो कहानी हुई मेटल के केस में। इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर और सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस जो हमारा चैप्टर है, कि अगर सेमीकंडक्टर के केस में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो जब हीट मिलती है, मतलब टेम्परेचर की वजह से जब हीट मिलती है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्री हो जाना। ठीक है, तो जब मैं सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा क्योंकि कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। और रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होना ही है क्योंकि वही है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो स्पीड फास्ट हुई, स्पीड फास्ट हुई तो रिलैक्सेशन टाइम तो कम हुआ। अब सेमीकंडक्टर में बेटा दो फैक्टर है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इसका इंक्रीज होना इसके डिक्रीज होने के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसका इफेक्ट कम है। तो एन का इंक्रीज होना टो के डिक्रीज होने के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए फाइनली एन के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनेगा। तो एन इंक्रीज हुआ इसलिए रो डिक्रीज हुआ। ठीक है, इसका इंक्रीज होना इसके डिक्रीज होने से ज्यादा इफेक्टिव है। ज्यादा इफेक्टिव का मतलब ये कंपनसेट नहीं करेंगे, मतलब टो की वैल्यू अगर हाफ हो गई तो एन की वैल्यू डबल नहीं होगी, डबल से ज्यादा होगी। टो की वैल्यू अगर 1/3 हो गई है तो एन की वैल्यू 3 टाइम्स से ज्यादा होगी, तो इसीलिए फाइनली रो की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो टो डिक्रीज हुआ, एन इंक्रीज हुआ, फाइनली रो डिक्रीज हुआ। दिस इज द कहानी ऑफ सेमीकंडक्टर। डिपेंड इनवर्सली बोथ ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड ऑन द एवरेज। ये मैं शेयर कर दूंगा, आप अगर इसकी पूरी रीडिंग लगाना चाहो तो ये कहानी एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, और मैं इसका पीडीएफ तो आपको शेयर कर ही दूंगा, उसमें से आप रीडिंग लगा लेना, यही कहानी आपको लिखी हुई मिलेगी, पूरी कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर द करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस
आर विद टेम्परेचर, मेटेलिक कंडक्टर के लिए बात हो रही है तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करेगा। देखो बेटा, अब एक बात तो कॉमन सेंस की कि जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होना तो जरूरी नहीं है, 0 केल्विन पर भी रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू हो सकती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो और ये यहां से स्टार्ट हो, ये जरूरी नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 केल्विन पर भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वैल्यू हो सकती है। दूसरी बात ये है कि मेटेलिक कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है आर एफ इक्वल टू आर आई ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा थीटा एफ माइनस थीटा आई। डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द नोटेशंस, आपके नोटेशंस जो लेकर के चल रहे हैं आप वही नोटेशन लेकर के चलना। मेरे नोटेशन अलग है तो आप उनको कॉपी करने की कोशिश मत करना, किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मीनिंग वही है। ये पहला टेम्परेचर, ये दूसरा टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। तो आपने शायद थीटा 1 थीटा 2 लिया हो या T1 T2 लिया होगा। जब टेम्परेचर थीटा आई है तो रेजिस्टेंस आर आई है, जब टेम्परेचर थीटा एफ है तो रेजिस्टेंस आर एफ है। यहां से अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी मेटेलिक कंडक्टर के लिए। हम मेटेलिक कंडक्टर के लिए कहते हैं कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, और सेमी कंडक्टर के लिए अगर बात करते हैं तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, ये भी ध्यान रखना। और अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू मेटेलिक कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होती है और सेमी कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। यहां एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 पर कुछ रेजिस्टेंस लेकर के और टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बल्ब से रिलेटेड। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। रेटेड का मतलब ये हुआ कि बल्ब पर एक रेटिंग है, बल्ब पर मेंशन किया हुआ है, और मेंशन किया हुआ है 100 वोल्ट मतलब पावर और 220 वोल्ट मतलब वोल्टेज। इस रेटिंग का बेटा एक्चुअल में मतलब ये होता है कि उस बल्ब पर मैक्सिमम इतना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो उससे इतना पावर हमें मिलेगा। इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इससे कम वोल्टेज पर वो सेफ रहेगा, पावर की वैल्यू 100 वॉट से कम आएगी। सो ये एक्सट्रीम वैल्यूज है कि इतना वोल्टेज तो इतना पावर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब ए पार्ट कहता है कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, दिस इज क्वाइट सिंपल। न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को पहले ऐसे नोट कर लिया करो, फिर जो हमें कैलकुलेट करना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लिया करो। ये छोटी छोटी सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो बोर्ड के एग्जाम में मैटर करती हैं, और इन चीजों का इफेक्ट एग्जामिनर पर मतलब कॉपी चेक करने वाले पर पड़ता है। जितना सिंपल और क्लियर रखोगे चीजों को, जितना एग्जामिनर के लिए आपकी कॉपी को या आंसर शीट को चेक करना इजी होगा, उतना वो आपसे इंप्रेस होगा और उतना इजीली वो आपको मार्क्स अलॉट करेगा। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो साहब P के लिए फॉर्मूला मेरे पास में VI है, V स्क्वायर अपॉन R है और I स्क्वायर R भी है। अब मुझे देखना है कि रेजिस्टेंस के लिए कौन सा चाहिए। P और V की क्वेश्चन में बात है तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। यहां से मैं R कैलकुलेट करूंगा तो V स्क्वायर अपॉन P वैल्यूज पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा ओम में। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट B, द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। करंट कैलकुलेट करना है तो करंट कैलकुलेट करने के लिए इसको काम में ले लो, P इक्वल्स टू VI, सो I इक्वल्स टू P अपॉन V। अगेन वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड। अब इस क्वेश्चन में ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द इलोंगेटेड वायर विल बी। आंसर तो खैर वैसे मैं आपको कहूंगा कि R डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर R, डायरेक्टली याद रख लो। बता भी दूंगा कि ये चीज किस तरह से बनी है। अगर एक वायर को स्ट्रेच करके मैं उसकी लेंथ को n टाइम्स करता हूं, स्ट्रेच करके अगर उसकी लेंथ को n टाइम्स करता हूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि मान लो मेरे पास में ये एक वायर है जिसकी इनिशियली लेंथ L1 है, क्रॉस सेक्शन A1 है, मैंने इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करके वायर थोड़ा सा पतला हो गया, मतलब क्रॉस सेक्शन कम हो गया, A2 हो गया और लेंथ सपोज L2 हो गई। इस कहानी में वायर के मास में कोई चेंज नहीं आया, मास भी चेंज नहीं हुआ, डेंसिटी भी चेंज नहीं हुई क्योंकि मटेरियल भी वही है। मास और डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो इनिशियली जो वॉल्यूम था A1 L1 वही फाइनली होनी चाहिए A2 L2, ठीक है। अब यहां से मैं A1 अपॉन A2 अगर कैलकुलेट करूं तो L2 अपॉन L1 आ गया, ठीक है जी। इसका क्या यूज है,
रेजिस्टेंस में यूज है। इनिशियली अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रो L1 अपॉन A1, बाद में रेजिस्टेंस की बात करूं तो रो L2 अपॉन A2, ठीक है। अभी R2 अपॉन R1 अगर मैं करूं तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L2 अपॉन L1 और ये आ जाएगा A1 अपॉन A2, सो दैट इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, और ये जो A1 अपॉन A2 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं L2 अपॉन L1, दैट इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। तो बेटा R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि लेंथ n टाइम्स कर दी है, ठीक है, यहां अगर मैं लिखूं तो लेंथ n टाइम्स कर दी, मतलब जो इनिशियली थी उसकी n टाइम्स कर दी, लेंथ कर दी, तो R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू L2 को मैंने बोल दिया n L1 अपॉन में L1 स्क्वायर कर दिया, तो ये n स्क्वायर, R1 को इधर शिफ्ट कर दिया, R2 इक्वल्स टू ये आ गया। अब वो है इसको R1 कर दो, इसको R2 कर दो, जो भी कहो, पहले का रेजिस्टेंस ये है, बाद वाला रेजिस्टेंस ये है, नोटेशन जैसे भी लेना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को n टाइम्स करूंगा तो फाइनली सॉल्व करने के बाद में रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एज ए रिजल्ट डायरेक्टली याद रख सकते हो, आंसर डायरेक्ट टिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने पूरा क्यों बताया है वो समझ लेना ध्यान से, नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। ये स्ट्रेच करने वाली जो कहानी है ना कि वायर है उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया या 50% इंक्रीज कर दिया या इतना परसेंट इंक्रीज कर दिया, इनिशियली रेजिस्टेंस इतना था अब कितना हो जाएगा, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल बन सकता है बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो इसलिए मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। तो अगर न्यूमेरिकल बने तो संभाल लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, सब जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज dV अपॉन dr। यूनिट डिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं देखो बोर्ड के एग्जाम में, तो घबराने की जरूरत बेटा किसी भी तरीके से नहीं है, पूरे टेम्परामेंट के साथ और पूरे पेशेंस के साथ में अगर चीजों को करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। स्टेट किरचॉफ्स रूल्स, हाउ आर दीज रूल्स जस्टिफाइड, किरचॉफ के रूल क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन के लिए सारे करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट विल बी जीरो। पढ़ रखा होगा आपने, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी जंक्शन के लिए सारे करंट्स का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उस जंक्शन से उतना ही करंट जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे यहां पर एग्जांपल लिया कि ये करंट I1 टुवर्ड्स द जंक्शन, I2 टुवर्ड्स द जंक्शन, ये अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये टुवर्ड्स द जंक्शन और ये अवे फ्रॉम द, जो अवे है उनको मैंने टिक कर दिया, बाकी जो है वो टुवर्ड्स द जंक्शन। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ कि या तो जंक्शन की तरफ जो करंट आएगा उसको प्लस लेता हूं तो जाने वाले को माइनस ले लूंगा, या फिर मैं उल्टा कर दूंगा और एल्जेब्रिक सम जीरो बना दूंगा। तो ये I1 I2 और I4 ये वैल्यूज अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो I1 प्लस I2 प्लस I4 ये टुवर्ड्स द जंक्शन, और अवे फ्रॉम द जंक्शन है I3 और I5, इनको ले लिया मैंने नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से मैं कह सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I4 दैट इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। अब यहां से दूसरे तरह से जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो भी समझ में आएगा, ये जंक्शन पर पहुंचने वाला टोटल करंट, ये जंक्शन से जाने वाला टोटल करंट, तो जितना करंट आया उतना करंट गया, वही कहानी यहां पर मिल गई। ये किस पर बेस्ड है, ये छोटी छोटी सी बातें और बता रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। जंक्शन रूल कैन आल्सो बी स्टेट एज द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग, दोनों में से किसी भी तरह से स्टेटमेंट ले सकते हो, और ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ की बात हुई। आगे देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ ये कहता है कि सर्किट में जो भी क्लोज लूप लेंगे उस क्लोज लूप के लिए सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। अब यहां भी एल्जेब्रिक सम की बात है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में भी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा या पोटेंशियल राइज मिलेगा, दोनों मिल सकते हैं। तो अगर मैं ड्रॉप को नेगेटिव लेता हूं तो मैं राइज को पॉजिटिव ले लूंगा और एल्जेब्रिक सम में जीरो कर दूंगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, इसकी तो आप रीडिंग लगा लेना।
इसको एक दूसरे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन द पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। ठीक है, बस जो मैंने बोला वही चीज है, कुछ अलग तरीके से भी लिखा हुआ है, दूसरे तरीके से कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली इस तरह से लिखना, फॉर ए क्लोज लूप इन अ गिवन सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी जीरो। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये जो मैंने बोला इसको नोट कर लेना, यही सेकंड लॉ है। अब इसको जैसे अप्लाई करते हैं, कहां पर लिखा हुआ है ए बी सी ए, एग्जाम्पल लिया हुआ है ए बी सी ए, ये जो लूप बनाया है ए बी सी ए, इसके लिए अप्लाई करें तो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब ड्रॉप और राइज कैसे डिसाइड करेंगे? बैटरी के केस में तो इजीली डिसाइड होगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव गए, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो राइज, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो ड्रॉप। रेजिस्टेंस के केस में बड़ा सीधा सा फंडा है, अगर आप करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो आपको ड्रॉप मिलेगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपको राइज मिलेगा। तो मैं तो इधर से चला, करंट इधर आया तो मुझे राइज मिला, राइज मिला तो मैंने राइज को पॉजिटिव ले लिया तो I1 R1 मैंने प्लस का लिख दिया, यहां से यहां मुझे ड्रॉप मिला तो मैंने माइनस का E1 लिख दिया, यहां से यहां में गया तो करंट के मैं अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर मुझे राइज मिला तो मैंने प्लस का I2 R2 लिख दिया, फिर मैं इधर से इधर गया, करंट के डायरेक्शन में गया, मुझे ड्रॉप मिला माइनस का I3 R3 लिखा, फिर मुझे राइज मिला, फिर मैंने प्लस का E2 और इक्वल्स टू 0 लिखा। अब एक बात और इसमें मेंशन कर देता हूं बेटा, इसको अप्लाई करने के तरीके थोड़े थोड़े से अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट सबका ही सेम है, सबका मतलब मैं जैसे बता रहा हूं, हो सकता है आप कुछ दूसरे तरीके का साइन कन्वेंशन लेकर के चलो, ठीक है, अल्टीमेटली चीज वही आएगी, यहां पर भी अल्टीमेटली, अब इसको तुम सोल्व करोगे तो अल्टीमेटली यही चीज बनेगी जो मैंने तुमको बताई है। ठीक है, तो अपना जो भी फंडा है आपको ये एश्योरेंस होना चाहिए, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को बिल्कुल सही मालूम है, तो आप जैसे भी अप्लाई कर रहे हो वैसे अप्लाई कर लेना, और अगर आप कंफ्यूज हो तो कंफ्यूजन खत्म करके जैसे मैंने बताया उसको अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, अब से कोई कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं, मैं तो सीधी सी बात कहता हूं कि मुझे ड्रॉप मिलेगा मैं नेगेटिव लूंगा, मुझे राइज मिलेगा मैं पॉजिटिव लूंगा, करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो ड्रॉप आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो राइज आएगा। बैटरी के केस में मुझे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इस लूप के लिए मैंने ये लिखा, ये इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, एक दूसरे लूप के लिए भी लिख रखा है, आप ट्राई करके देख लेना, वही इक्वेशन बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गए किरचॉफ के। अब किरचॉफ का रूल किस तरह से काम करेगा क्वेश्चन में वो देख लो। द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्किट डायग्राम, we can find the currents through and potential differences across different resistors definitely using Kirchhoff's law। ठीक है, हमारे सामने एक सर्किट दे रखा है, बहुत सारे पॉइंट है, रेजिस्टेंसेस हैं, बैटरी भी है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आंसर्स चाहिए। विच पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल इन द सर्किट, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल सेम है। आइडेंटिफाई करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जिन पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस कोई बैटरी ना हो वो सारे सेम पोटेंशियल पर होंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, और बाकी पॉइंट्स की बात करूं इनसे अलग होगा। अब ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, ये भी इसी कैटेगरी में है, तो इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, साथ में ये पॉइंट भी 1 2 3 4 इनका पोटेंशियल सेम है, इधर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, और इधर इन चारों का पोटेंशियल सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपस में सेम है, इन चार का पोटेंशियल सेम है, दैट इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम पोटेंशियल ऑफ दीज 4, दैट इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम पोटेंशियल ऑफ दीज 2। ठीक है, तो ये हम इस तरह से मेंशन करके बताएंगे कि इनका पोटेंशियल सेम, इनका पोटेंशियल सेम, इनका पोटेंशियल सेम। व्हाट इज द करंट थ्रू आर्म बीजी, बीजी मतलब यहां पर मुझे करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, यूजिंग किरचॉफ रूल, इंपॉर्टेंट बात यह कि इसको किरचॉफ से सॉल्व करना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो किरचॉफ से कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई करंट लेकर के और करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सपोज I में से I1 करंट इधर और I माइनस I1 करंट इधर, तो I1 करंट आया, I माइनस I1 आया, इधर मिलकर के I। अब करना क्या है बेटा, एक बेसिक कहानी इसकी समझा देता हूं, क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। अननोन काउंट करने करंट के नाम पर, I और I1 दो है, दो अननोन है, तो आपको दो इक्वेशंस बनाने होंगे, दो इक्वेशंस के लिए आपको दो लूप ले लेना है।
ठीक है, जैसे एक ये वाला लूप लेकर के, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ड्रॉप प्राइस देखते हुए, पॉजिटिव नेगेटिव लेते हुए, एल्जेब्रिक सम को जीरो करते हुए, इसके लिए इक्वेशन लिख लेना। ठीक है बेटा, ऐसे ही फिर एक ये वाला लूप ले लेना। जरूरी नहीं आप बाउंड्री पर चल करके ये लूप भी ले सकते हो, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने ये दो बताए तो आप भी यही दो लेंगे। ये वाला ले लेना या बाउंड्री पर चल करके एक लूप ले लेना, दूसरा लूप लेकर के फिर इसके लिए भी इक्वेशन लिख लेना। आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, आई और आई वन के, दो ही आपके अननोन होंगे। बेसिक मैथ्स आप जानते हो, उनको सोल्व करके आई और आई वन को आप कैलकुलेट कर लेंगे। आई वन कैलकुलेट हुआ तो वो इस ब्रांच का करंट हो गया जो हमें कैलकुलेट करना था। आई आपके पास आ गया होगा, आई माइनस आई वन करके आप इस ब्रांच का करंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये भी हो गया और ये भी हो जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। R3 ये वाला रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आपने ये वाला करंट कैलकुलेट कर लिया। आई आर वाला फॉर्मूला लगा के, मतलब ये करंट इनटू रेजिस्टेंस करोगे तो R3 पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है, और डाल करके व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस R2। तो R2 में पावर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ का करंट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगा करके इसमें पावर कैलकुलेट कर लेना। या तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, यहाँ का पावर निकाल लो, मैंने दोनों बता दिए हैं, जिस भी तरह से पूछा जाए सोल्व कर लेना। तो किरचॉफ लगा करके दो लूप बनाओ, दो इक्वेशन लिखो, सोल्व करके आई और आई वन कैलकुलेट करो, आपको सारे ब्रांचेस का करंट मिल जाएगा। करंट मिलने के बाद जो आपको कैलकुलेट करना है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्किट देख करके ही समझ में आ गया कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको भी समझ में आ गया होगा। यूज किरचॉफ्स रूल टू ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की बेसिक कहानी हमें मालूम है कि ये चार रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तीन नॉन होते हैं, एक रेजिस्टेंस अननोन होता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस स्टेट बना करके। बैलेंस स्टेट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के इक्वल। जब इस तरह का रेशियो होता है और वो इक्वल होता है तो इसका मतलब ये बैलेंस स्टेट होता है। ठीक है, अब इस बैलेंस स्टेट को किरचॉफ से प्रूव करना है, तो ये सर्किट बना रखा है, ई वोल्ट की बैटरी लगा के करंट आई लिया, उसमें से I1 इधर, I2 करंट इधर। अगर बैलेंस कंडीशन होती है तो गैलोनोमीटर में करंट की वैल्यू जीरो होती है, मतलब IG की वैल्यू जीरो होती है बैलेंस कंडीशन में। यहां करंट नहीं जाता क्योंकि बैलेंस कंडीशन में इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम आता है, मतलब VB इक्वल्स टू VD आता है। तो ये करंट I1 एज इट इज इधर गया, I2 एज इट इज इधर गया। अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द क्लोज लूप BADB। BADB इस लूप के लिए आप किरचॉफ लगाओगे, आप ये इक्वेशन पाओगे, ट्राई करके देख लेना। ठीक है, बहुत सिंपल से है, दो टर्म आएंगी, चेक कर लेना। सिमिलरली फॉर द क्लोज लूप CBDC। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी घूम सकते हो, हार्डली मैटर, जैसे आपकी इच्छा हो घूम लेना। दूसरा इक्वेशन ये आ जाएगा, दो इक्वेशन आ गए, 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड करो, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, दैट इज द प्रूफ ऑफ बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। वेरी सिंपल, कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, चलो जी आगे चलें। इन द सेटअप ऑफ अ मीटर ब्रिज, अब व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड सेटअप होता है मीटर ब्रिज, डेफिनेटली हमने पढ़ रखा होगा। When two unknown resistances X and Y are inserted, the null point is obtained 35 cm from the positive end of the meter bridge wire। इसका मैं थोड़ा सा सिंपल सा फॉर्मेट बना देता हूं कि एक रेजिस्टेंस इधर लगाया है X, एक इधर लगाया है। ठीक है, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये टोटल लेंथ होती है हमारे पास में 100 सेंटीमीटर। यहां टच करने पर जो कि को इस पॉइंट पर टच किया, जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। ये हम L ले लेते हैं, ये 100 माइनस L ले लेते हैं। हमको क्वेश्चन में ये 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 65 सेंटीमीटर बन गया बेटा। ठीक है, तो पहले इतनी बात लिख लेते हैं, सीधा सा फंडा लगाना, ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट पर ही बेस्ड है। तो पूछे तो मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन, सॉरी दिस अपॉन दिस। तो सीधा सीधा अपने को क्या करना है, x अपॉन 35 इक्वल्स टू y अपॉन 65। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम
इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्स, इसके साथ सीरीज में 15 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिया। द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 15 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस जिधर ज्यादा करोगे उधर से बैलेंसिंग लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये हो जाएगा 50 और ये रह जाएगा 50। तो यहाँ कहानी क्या बन जाएगी कि अब रेजिस्टेंस तो हो गया x प्लस 15 और अपॉन में ये वाली लेंथ आ गई है 50, दैट इज इक्वल टू y, तो y है, ये भी हो गया 50। दोनों इक्वेशन समझ में आए? ये 50 से 50 कैंसिल हुआ तो x प्लस 15 इक्वल टू y। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो x अपॉन 35 इक्वल टू y को मैं x प्लस 15 लिख दूं और अपॉन में 65, इसको सोल्व करेंगे बेटा x की वैल्यू आ जाएगी। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को पुट कर दो, y की वैल्यू भी आ जाएगी। सिंपल। हमको ये इक्वेशंस लिखने आने चाहिए और उसका सीधा तरीका है जिधर का रेजिस्टेंस अपॉन में उधर की लेंथ, जिधर का रेजिस्टेंस अपॉन में उधर की लेंथ, दोनों को इक्वल कर दो बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तैयार है ना? ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है। AR टाइप का क्वेश्चन है, हायर द रेंज ऑफ एन अमीटर स्मॉलर इज इट्स रेजिस्टेंस। सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मुझे बेसिक बात ये मालूम हो कि यार गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट, जबकि गैल्वेनोमीटर से भी करंट मेजर करते हैं और अमीटर से भी करंट मेजर करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है और ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से उसकी जो रेंज है वो बहुत कम हो जाती है। हमको अगर उसकी रेंज इंक्रीज करनी है तो हमको रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होता है, इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। और जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए हम उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसे हम शंट कहते हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जितना छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा उतने ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और जितने रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी उतनी ही अमीटर की रेंज भी ज्यादा हो जाएगी। तो हायर द रेंज ऑफ एन अमीटर स्मॉलर इज, जितना रेजिस्टेंस कम करोगे रेंज उतनी बढ़ती चली जाएगी। सही स्टेटमेंट है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर एडिशनल शंट नीडेड टू बी कनेक्टेड अक्रॉस इट। ये चीज अभी हमने डिस्कस की थी, रेंज बढ़ाने के लिए शंट कनेक्ट करेंगे। शंट का मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ए भी सही है और आर भी सही है। अब इसके जो भी ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग टिक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये भी वोल्टेज ही। ठीक है, एंड टर्मिनल वोल्टेज। राइट द रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एक सेल जब ओपन सर्किट में होता है तो उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन अ सेल इज इन ओपन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ. In other words, we can say when the current is not passing through the cell, the potential difference between the terminals is called EMF. ठीक है, वही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। एक डेफिनेशन और कह सकते हैं, it is defined as the work done to circulate the unit charge in the whole circuit. It is defined as the work done to circulate unit charge in the whole circuit. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब ओपन सर्किट में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस, या सेल में से करंट पास नहीं हो रहा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर यूनिट चार्ज को सर्किट में घुमाने के लिए जो वर्क डन है वो ही हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ये हो जाएगा कि जब टर्मिनल्स कनेक्टेड है मतलब क्लोज सर्किट है तो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल वोल्टेज। कहानी मैंने आपको पूरी समझा दी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब पीडीएफ शेयर किया जाएगा। कोई भी चीज अगर आपको रिपीट करनी है, समझनी है और पढ़नी है तो पीडीएफ में बेटा उसको पढ़ लेना, जो कहानी मैंने आपको बताई है वो मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसकी रीडिंग नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। रिलेशन लिखा हुआ है, इसमें डेरिवेशन करके बताया हुआ है कि भाई ये तो हो गया ईएमएफ ई, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट आई, तो आई होगा ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। ये सारी कहानी लिखी हुई है। ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, तो इस I की जगह मैं यहाँ से V अपॉन आर लिख सकता हूँ। इसको सोल्व करूंगा तो स्मॉल r की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू, अब इसको सोल्व करेंगे तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये रिलेशन बहुत काम का है, इसमें न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैंने मेंशन की हुई है, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग,
जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सेल से जब सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं जब सेल को चार्ज किया जाएगा, ये डिस्चार्ज के केस में है, जब चार्ज किया जाएगा तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा जब सेल को चार्ज किया जा रहा है। तो इस पे न्यूमेरिकल मिलते हैं, ध्यान रखना। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से कम होगा या ज्यादा होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है। हम कहेंगे दोनों पॉसिबिलिटी है। जब सेल डिस्चार्ज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा, जब सेल चार्ज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होगा। ठीक है, और इक्वल कब होगा? जब सेल में से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी मिलता है। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना कि केस डिस्चार्जिंग का है या चार्जिंग का है, उसके अकॉर्डिंग। डिस्चार्ज हो रहा है सेल, मतलब सेल से करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो माइनस लेना, और सेल को चार्ज किया जा रहा है तो प्लस लेना। ये बात ध्यान रखनी है बेटा, पक्के से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है कि 3 रेजिस्टेंसेस 1 ohm 2 ohm 3 ohm आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। तीनों ने मिलकर के एक ट्राइंगल बना लिया, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं बेटा। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या क्या है? 1 ohm 2 ohm 3 ohm। ठीक है, if a cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected across the 3 ohm resistance, इस 3 ohm के अक्रॉस मैंने एक सेल कनेक्ट किया है जिसका वोल्टेज लिखा हुआ है 2 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं अलग से शो कर रहा हूं, दैट इज 0.5 ohm। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट सप्लाइड बाय द सेल। तो सेल की वजह से सर्किट में करंट कितना होगा? अब ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में 3 ohm। कैलकुलेशन आप शो कर देना, R1 R2 R3। कैसे शो करना है उसका तरीका बता रहा हूं। रेजिस्टेंसेस को नाम दे देना, फिर लिखना R1 एंड R2 आर इन सीरीज, इक्विवेलेंट विल बी 1 + 2 = 3। फिर कहना उसको कुछ नाम दे देना, R5 R6 जो भी है। फिर कहना कि दैट R5 और R6 व्हाटएवर दैट इज पैरेलल टू दिस रेजिस्टेंस R3। नाउ द इक्विवेलेंट, तो 3 और 3 कैलकुलेशन दिखा देना, 3 × 3 / 3 + 3। ठीक है, दैट इज 1.5। फिर यहां जो रेजिस्टेंस आया वो 1.5 हो गया। फिर आप कहोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज सीरीज इन दिस रेजिस्टेंस विद दिस रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनल विल बी 2 ohm। 2 ohm का रेजिस्टेंस हो गया। नाउ द करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर का करंट आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ करके बना लो सर्किट। सर्किट बनाओगे आपको अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा। क्या करना है इसमें, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। तो क्वेश्चन तो ये भी सिंपल है। मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था बेटा, बोर्ड के क्वेश्चन कोई घुमा फिरा करके कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें जो पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो, फॉर्मूले दिमाग में रखो, कूल माइंड से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इन एन ओपन सर्किट इज 8 वोल्ट। ओपन सर्किट का मतलब ये ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है 8 वोल्ट। इट फॉल्स टू 4 वोल्ट व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इसका मतलब सेल क्लोज सर्किट में है तो ये 4 वोल्ट हो गया। करंट की वैल्यू जब 4 एम्पियर है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? नहीं हो सकता सॉल्व? बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी तो बात की थी हमने, ये रहा। तो यहां से R = E - V / I। लो जी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 8 - 4 / 4, 1 ohm का रेजिस्टेंस आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंपल न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले याद है, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ सकता है किसी किसी न्यूमेरिकल में, बाकी वैल्यूज लो, क्वेश्चन को समझो और पुट करो। इस तरह से शो कर देना, ये गिवन है, ये गिवन है और ये चाहिए। ठीक है, ये प्रेजेंट करने का तरीका है। एक और क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही होना चाहिए क्वेश्चन। तो अ बैटरी सप्लाइज 0.9 एम्पियर करंट थ्रू अ 2 ohm रजिस्टर। करंट की वैल्यू 0.9 एम्पियर है जब रेजिस्टेंस 2 ohm है। ठीक है, एंड 0.3 एम्पियर करंट थ्रू अ 7 ohm रजिस्टर। करंट की वैल्यू हो जाती है 0.3 एम्पियर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू है 7 ohm। व्हेन कनेक्टेड 1 by 1, एक एक करके कनेक्ट किया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना होगा? बैटरी से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो इतना करंट, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो इतना करंट। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर सकते हैं। I = E / R + R है हमारे पास में फॉर्मूला, बिल्कुल है।
2 बार अप्लाई कर देते हैं। पहले केस में आई की वैल्यू 0.9, ई को ई ले लिया और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस के लिए अप्लाई किया 0.3 ई अपॉन, नाउ द रेजिस्टेंस इज 7 प्लस स्मॉल आर 2। डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड कर लो। 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसको इससे डिवाइड कर दो, सोल्व हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करोगे स्मॉल आर आ जाएगा। आई डोंट थिंक कि मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, आई डोंट थिंक। कैलकुलेशन कर लेना, 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, सो ये कहानी है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, बड़ी सिंपल सी कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन आपने देखे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, जो भी चीजें, ये सारी चीजें आप एक बार देख लें। इन सारी चीजों को भी आप कवर कर लेंगे तो 70-80% चैप्टर तो आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं। आपने देख ली है क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी रहती है, किरचॉफ का लॉ बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ, इनका रिलेशन बताओ, और जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स भी बड़े सिंपल है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो के कंप्लीशन के साथ में हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कवर हो गया, मतलब हमारा 16 मार्क्स का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको देख लेना, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। कोई भी चीज आपको देखनी हो उस पीडीएफ में से आप देख लेना। फिर भी अगर आपको कोई लगे कि मुझे ये चीज भी डिस्कस करनी है, कहीं पर आपको कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, जम करके लगे रहो, झंडे गाड़ने हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय, सी यू।